नमस्कार। आज गुनाहों के देवता की कहानी का छोटा सा सारांश। चलिए आइए सुनते हैं इस कहानी को मेरे शब्दों में। इतनी बड़ी क्षमता मेरे अंदर नहीं है कि मैं मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी को 5 से 7 मिनट में कह पाऊँ। चलिए फिर भी कोशिश करता हूँ और बताइएगा कि मेरी कोशिश कितनी कारगर रही है। चलिए आइए जानते हैं कहानी के बारे में। ये कहानी है इलाहाबाद की, यानी कि जिसे आज प्रयागराज कहते हैं, जहाँ पिछले वर्ष आधे से ज़्यादा भारत कुंभ स्नान के लिए गया है। अगर हम पुरानी कल्पनाओं की बात करें, अगर हम कहें पुराने ज़माने में नगर देवता और ग्राम देवता होते थे, तो हम ये कल्पना करेंगे कि इस समय अगर इलाहाबाद की बात करेंगे तो इलाहाबाद का भी जो नगर देवता होगा वो बड़ा ही रोमांटिक होगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर रोमांस भरा होगा और वो शाहरुख खान की तरह हमेशा इस तरीके से मतलब करते हुए पोज बनाता होगा और बहुत ही रोमांटिक होगा। तो कुछ न कुछ तो रहा होगा जिसने इतनी बढ़िया कहानी लिखी। अगर इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद की जो गलियां हैं वो बनारस से भी पतली पतली गलियां हैं, और अगर हम बात करें लखनऊ से चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। तो हमारी कहानी के 2 मुख्य पात्र हैं, एक का नाम है चंदर और एक का नाम है सुधा। सुधा जो होती है दिखने में बहुत सुंदर लड़की होती है, और अगर चंदर की बात करें तो चंदर थोड़ा आदर्शवादी और झगड़ालू स्वभाव का होता है। अपने माता पिता अपने परिवार से लड़कर इलाहाबाद आ जाता है, और इलाहाबाद में जिस व्यक्ति के यहाँ उसे शरण मिलती है उनका नाम होता है डॉक्टर शुक्ला। वह डॉक्टर शुक्ला के यहाँ रुककर थीसिस लिखने लगता है, पीएचडी के लिए थीसिस लिखने लगता है। और वहीं पर उनकी एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सुधा। और सुधा बहुत सुंदर लड़की होती है और बड़ी ही गुणवान लड़की होती है। सुधा और चंद्र का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करने लगते हैं। और डॉक्टर शुक्ला भी चंद्र को अपने लड़के जैसा मानते थे, और जो चंद्र था वो भी डॉक्टर शुक्ला को अपने पिता के जैसा मानता था। तो जो सुधा और चंद्र का प्रेम था वह कोई प्रेम शारीरिक प्रेम नहीं था, वह आत्मा पर आधारित प्रेम था। और चंद्र सुधा का बहुत ख्याल रखता था और सुधा भी चंद्र का बहुत ख्याल रखती थी। तो जैसे जो सुधा थी उसको अपने पिताजी के जैसी चंद्र में छवि दिखती थी, और सुधा हमेशा डांटती रहती थी स्वास्थ्य को लेकर कि तुम समय पे खाना खाओ, फलाना बहुत सारी चीज़ों को। तो कभी कभार चंद्र दिखने में तो बहुत स्वस्थ लड़का था, लेकिन कभी कभार वो सुधा की डांट खा जाता था खाने को लेकर। इस तरह का दोनों का प्रेम प्रसंग चला और चलता ही रहा। एक बार होता क्या है कि जो चंद्र होता है वो टाइपिंग के लिए कुछ पत्र जो हैं एक के यहाँ ले जाते हैं। वहाँ पर एक विधवा महिला रहती है जिसका नाम होता है पम्मी, और पम्मी जो होती है वो चंद्र के प्रति आकर्षित हो जाती है। और यह प्रेम सिर्फ शारीरिक प्रेम होता है, ना कि आपका जिसे सुधा और चंद्र का प्रेम था। तो समय बीतता है। समय बीतने के बाद होता है क्या है, जो पम्मी होती है वो थोड़ी प्रायोगिक महिला होती है। कुछ समय के बाद एक कज़न जो सुधा होती है उसके कज़न की चेरी बहन की शादी हो जाती है। तो अब पिताजी को चिंता सता रही थी कि वह भी अपनी सुधा की शादी करेंगे। सुधा की शादी तय हो जाती है, और सुधा की शादी जो तय होती है वो एक कैलाश नाम के लड़के के साथ तय होती है। और कैलाश जो था दिखने में भी अच्छा था और बड़ा अच्छा लड़का होता है। जो चंद्र होता है वो ठहरा आदर्शवादी। वो सुधा को बहुत मनाने की कोशिश करता है कि कैलाश से शादी कर लो, कैलाश तुम्हारे लिए बहुत अच्छा पति रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के एहसान बहुत हैं, मैं अपनी बात को उनके सामने नहीं रख सकता हूँ। तो उसका आदर्शवाद खाया जा रहा था। और होता क्या है कि इस कहानी में आगे होता क्या है कि जब माँ उसे पूछती है सुधा से, क्या तुम्हें चंद्र से प्रेम है, तो जो सुधा होती है वो उसको इनकार कर देती है, कहती मुझे चंद्र से प्रेम नहीं होती। और मुझसे भी पूछा जाता है क्या तुम सुधा से प्रेम करते हो, तो मैं भी इनकार कर देता हूँ। कहीं एक तरफ मेरे सामने आदर्शवाद की दीवार खड़ी थी और दूसरी तरफ सुधा की चुप्पी थी। तो सुधा की चुप्पी और मेरे आदर्शवाद ने सारी चीज़ें
ख़त्म कर दी थी। अब कुछ बचा ही नहीं था। अब समय आता है और समय आने के बाद जो सुधा की शादी जो है वो कैलाश से तय हो जाती है। एक दिन फिर हम लोग आखिरी दिन मिलते हैं और सुधा अपने आंचल में छुपाकर नान खटाई लाती है और कहती है कि इस नान खटाई को खाओ, ये तुम खाया करते थे, आज मेरे हाथ से खा लो, क्योंकि कल हो सकता है ये हाथ मेरे ना हो और इन हाथों पे किन्हीं और का अधिकार है। तो वो नान खटाई अपने हाथों से चंदर को खिलाती है। चंदर बेचारा रोता जाता है और नान खटाई खाता जाता है। तो इतने में उसके यहाँ एक और लड़की रहती है, वो आती है, कहती है पानी पिला दो, तो वो चंदर को पानी पिलाती है। अब चंदर जब जाने लगता है तो वो चंदर को पान देती है। वो चंदर पान खाता है। पान खाने के बाद कत्था उसके शर्ट पे लगा देती है। तो चंदर से कहती है वे लड़ लो, आज आखिरी दिन है, लड़ लो, कल को मेरी शादी हो जाएगी, मैं चली जाऊंगी और तुम्हारा ये भी हक मेरे प्रति छूट जाएगा। तो चंदर नहीं लड़ता है, चंदर रोता है। तो वो सुधा चंदर को समझाती, देखो मैंने कहा था, मैं भी शादी करना नहीं चाहती थी, मैंने भी अपने पिताजी को मना कर दिया था, बाबा को मना कर दिया था, मैं शादी नहीं करना चाहती थी। तो मैंने फिर बाद में सोचा, मैं बहुत रोई और मैंने सोचा कि अगर मैं शादी नहीं करती हूँ तो ये जो होगा ये मेरा स्वार्थ होगा और मैं अपने स्वार्थ के प्रति अपने पिताजी के प्यार को नहीं पीछे कर सकती और मैंने अपने पिताजी के प्यार के आगे अपने प्यार की जो थी वो कुर्बानी दे दी। और अब जो था दोनों की शादी तय होने वाली थी और वो जो चंदर था, चंदर बहुत रो रहा होता। तो सुधा कहती है मुझसे 2 प्रॉमिस करो, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना क्योंकि तुम बहुत दुबले पतले हो और जब मैं अपने ससुराल से लौट कर आऊँ तो मुझे दुबले नहीं होना, मुझे स्वस्थ दिखाई देना है। और कहता है कि देखो यहाँ कोई ख्याल रखने वाला है नहीं, और एक और प्रॉमिस करो कि जब मेरी शादी हो तो मेरे मंडप के आसपास रहना और तुम कहीं पर भी नहीं जाना। अब चंदर रोता देती। तो चंदर से कहती वे लड़ लो, आज आखिरी दिन है, लड़ लो, कल को मेरी शादी हो जाएगी, मैं चली जाऊंगी और तुम्हारा ये भी हक मेरे प्रति छूट जाएगा। तो चंदर नहीं लड़ता है, चंदर रोता है। तो वो सुधा चंदर को समझाती, देखो मैंने कहा था, मैं भी शादी करना नहीं चाहती थी, मैंने भी अपने पिताजी को मना कर दिया था, बाबा को मना कर दिया था, मैं शादी नहीं करना चाहती थी। तो मैंने फिर बाद में सोचा, मैं बहुत रोई और मैंने सोचा कि अगर मैं शादी नहीं करती हूँ तो ये जो होगा ये मेरा स्वार्थ होगा और मैं अपने स्वार्थ के प्रति अपने पिताजी के प्यार को नहीं पीछे कर सकती और मैंने अपने पिताजी के प्यार के आगे अपने प्यार की जो थी वो कुर्बानी दे दी। और अब जो था दोनों की शादी तय होने वाली थी और वो जो चंदर था, चंदर बहुत रो रहा होता। तो सुधा कहती है मुझसे 2 प्रॉमिस करो, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना क्योंकि तुम बहुत दुबले पतले हो और जब मैं अपने ससुराल से लौट कर आऊँ तो मुझे दुबले नहीं होना, मुझे स्वस्थ दिखाई देना है। और कहता है कि देखो यहाँ कोई ख्याल रखने वाला है नहीं, और एक और प्रॉमिस करो कि जब मेरी शादी हो तो मेरे मंडप के आसपास रहना और तुम कहीं पर भी नहीं जाना। अब चंदर रोता रहा और रोते रोते चला गया। अब सुधा की शादी तय हो गई, सुधा भी अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद इधर जो पम्मी थी वो मसूरी से लौट कर आ गई और पम्मी और सुधा की जो थी वो दोस्ती बढ़ जाती है और सुधा दोनों की दोस्ती हो जाती है। और ये जो महिला थी पम्मी, ये प्रायोगिक एक प्रैक्टिकल महिला थी, इसका प्रयोजन था, इसके अंदर प्रेम की जैसी कोई चीज नहीं थी। अब जो आदर्शवाद का देवता था चंदर, वो अब गुनाहों का देवता हो चुका था। और फिर कुछ दिन के बाद पम्मी को यह एहसास हो जाता है कि जो चंदर है वो सुधा को नहीं भुला पाएगा, इसलिए पम्मी जो है वो चंदर को छोड़कर चली जाती है। अब होता क्या है, इधर जो लड़की कभी पूजा पाठ नहीं करती थी, सुधा वो पूजा पाठ करने लगी, अपने पति की देखभाल करने लगी, सब कुछ करने लगी, लेकिन उसके लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो बीमार रहती थी और वो चंदर को भूल नहीं पा रही थी। तो एक दिन क्या होता है कि वह बीमार पड़ जाती है। बीमार के मन बहलाने के लिए जब वो अपने मैके आती तो उसकी मुलाकात चंदर से होती, दोनों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ देर बात करते।
कुछ देर बात करने के बाद जब वो मैके चली जाती, फिर से चंदर अब गुनाहों का देवता बन चुका था, शराब और बहुत सारी गलत आदतों में अब चंदर दुखी रहने लगा था। एक दिन चंदर को लेटर आता है कि चंदर को पत्र आता है कि जो सुधा है वो बहुत बीमार है, आ जाओ। तो चंदर जो था सब कुछ छोड़ छाड़ के सुधा के पास जाता है। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सुधा के आखिरी छड़ते, सुधा लेटी हुई थी। जब चंदर पहुंचता तो उससे कहता है मेरे मुंह पर हाथ रखो और मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे पिताजी का तुम ख्याल रखोगे। और मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मेरे पिताजी का तुम ख्याल रखना अगर मुझे कुछ हो जाए। और मुझे लग रहा है कि मैं नरक भोग कर जाऊँगी, लेकिन इस कहानी का अंत अच्छा नहीं होता है। इस कहानी का अंत इतना ही दुखद है कि साहित्य से और कहानी से आपको नफरत हो जाएगी। और जो सोचा नहीं था, इतना दुखद वाला अंत इस कहानी का हो जाता है। और मैंने जब बहुत पहले इस कहानी को पढ़ा था तो फिर मैंने काफ़ी समय तक इस कहानी को नहीं पढ़ा। मुझे कहानी और साहित्य से नफरत हो गई और बहुत दुखद अंत के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। और ये कहानी जो है वो गुनाहों का देवता है। और ज़रूर रिव्यू दीजिएगा मेरी कहानी कैसे लगी। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, बच्चों ने कॉल की थी, बताइएगा गुनाहों का देवता के बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाएगा। तो मैंने गुनाहों के देवता के बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाई है। नमस्कार, इसके साथ बाय।